हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी टेट 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम के फॉर्म 27 मार्च से भरे जाएंगे। तो दोस्तों, 27 मार्च से एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को कराने की संभावना है। इस पूरे दौरान आपके पास कुल मिलाकर दोस्तों 100 दिन या उससे कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो यूपी टेट 2026 के सिलेबस में आप देख सकेंगे कि पेपर 1 में गणित पार्ट की कुल वेटेज 30 क्वेश्चन की है और वह भी अनिवार्य। ये 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के बराबर हैं और अगर आपने कुल वेटेज की बात की तो ये 30 मार्क्स आपके पेपर का 20% हिस्सा बनाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैसे पेपर 1 में गणित की बहुत ज़्यादा वेटेज है, जो कि क्लास 1 to 5 के प्राइमरी टीचर्स का पेपर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बात करें क्लास 6 to 8 यानी कि पेपर 2 की, तो उसमें भी दोस्तों अगर आप देखें तो गणित और विज्ञान से जुड़े छात्रों के लिए कुल 60 क्वेश्चंस यानी कि 60 नंबर का जो पेपर का हिस्सा है वो गणित और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें भी अगर आप एक आंकड़ा लगाना चाहें तो कम से कम नहीं भी तो इन 60 क्वेश्चंस में से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा गणित से होने वाले हैं। हो सके तो ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, न सिर्फ पेपर 1 बल्कि पेपर 2 दोनों में ही आपकी गणित विषय की प्राथमिकता बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको खास तैयारी करके जानी है, ताकि ये जो गणित का विषय है दोस्तों, मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो थ्योरी के पेपर में तो बहुत स्ट्रांग हैं, पर जैसे ही गणित की बात आती है वो लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों। यूपी टेट की ये जो कट ऑफ हमें दी जा रही है, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो 90 नंबर की हमारी जो कट ऑफ है दोस्तों, ये 90 नंबर का तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें सोचना है कम से कम, कम से कम 120 नंबरों का, कम से कम दोस्तों। क्योंकि अगर आप यूपी टेट में 120 नंबर लाते हैं तो आप बहुत ही आराम से अपने सुपर टेट के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब आपके साथ आपकी गणित का साथ बना हुआ हो। तो आइए दोस्तों, इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना कि वो कौन से सेट पे, कौन से पैटर्न पे बेस्ड थे। साथ ही साथ वो कौन से सूत्र थे जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हम जान पाएंगे कि एग्जामिनर कौन से माइंडसेट से और कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, ऐसे में एक छोटी सी कॉपी अपने साथ रखिए जिसमें आप उन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और टिप्स को नोट डाउन
करते चलिएगा दोस्तों, जो इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर आज के पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक तो इसमें तरीका है कि आप एक एक करके चारों दीवारों के लिए सूत्र लगाइए, फिर उसे जोड़िए और उसके समीकरण बनाइए। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, क्या ये तरीका हर वो विद्यार्थी नहीं करने जाएगा? और क्या आप इस तरीके को लगा के अपना पूरा पेपर टाइमली सॉल्व कर पाएंगे? तो ऐसे में दोस्तों, वो छोटे छोटे सूत्र ही काम आते हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से आगे रखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे कि कमरे की चारों दीवारों की बात हो रही है दोस्तों। तो चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आई होप दोस्तों आप इस सूत्र को आज के बाद भली भांति याद रखेंगे। ये किस चीज का सूत्र है दोस्तों? तो ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये दोस्तों आपका सूत्र है जब आपको सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया हो। अब दोस्तों, इस सूत्र में अपनी वैल्यू पुट करें तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा 2 गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है दोस्तों? 11 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर में 660। अब दोस्तों, अगर आप ये L प्लस B पर गौर करें तो इनके बीच में आपस में भी एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है? कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि लंबाई और चौड़ाई, तो अगर मैं x मानूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2x। अब अपने समीकरण को सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो 11 से 660 कितनी बार में? 60। फिर 2 से 60 कितनी बार में? 30। तो इधर आपके बचे 3x और इस तरफ आपको बचा 30। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? तो आपकी x का मान आ गया 10। अब इस 10 के बाद दोस्तों आप का ये होती है आपकी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो लंबाई हो जाएगी 2x बराबर 20। दोस्तों, एग्जाम में आपको इतना स्लो नहीं चलना है, ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से हम स्लो क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपकी रफ्तार इससे तेज होनी चाहिए दोस्तों, वरना आप कहीं पिछड़ से जाएंगे। अब इसके बाद क्योंकि आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों मिल चुकी है, अब आपको और कोई छत का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? आपको लंबाई गुणे चौड़ाई कर देनी है दोस्तों। तो लंबाई कितनी आ गई थी दोस्तों? 20। चौड़ाई 10। आपका उत्तर हो गया दोस्तों 200 मीटर स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आई होप कि मैंने जितना आराम से आपको यह सवाल समझाया होगा, आप कोई स्टेप में भविष्य में गलती नहीं करेंगे और
आई होप कि आपने मेरे से पहले ये सवाल कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, इसी बात पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो चलिए दो संख्याओं से शुरू करते हैं। एक संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए y। अब पहली बात तो हमें ये अपने मन में बैठा लेना है दोस्तों कि हमारी x y से बड़ी है। किसी भी एक तरीके से सोच लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि x y से बड़ी है, तो मेरा पहला समीकरण क्या बनेगा दोस्तों कि x माइनस y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या बनेगा कि x इंटू वाई बराबर 36। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारी दो श्रेणी के छात्र। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, आपको एग्जाम में तेज होना होगा। अब पहली श्रेणी के छात्र क्या करेंगे दोस्तों, पहली श्रेणी के छात्र व्युत्क्रमों का अंतर निकालने जाएंगे। अब व्युत्क्रमों का अंतर कैसे निकलेगा दोस्तों, तो उसके लिए सूत्र है 1/y माइनस 1/x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप जब यहां पे वैल्यू पुट करने जाएंगे तो पहले आप इनको लसा लेके सॉल्व करेंगे। लसा लेने के लिए आप इनको नीचे कॉमन बनाएंगे, तो नीचे आपका क्या बनेगा दोस्तों एक्स वाई, और ऊपर आपका बनेगा x माइनस वाई। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस वाई कितना था दोस्तों 5, और एक्स वाई कितना था दोस्तों 36। तो ये तो होंगे दोस्तों पहली श्रेणी के छात्र, जो कि एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सोचते चलेंगे, करते चलेंगे। अब इसी की जगह दोस्तों जो दूसरी श्रेणी के छात्र होंगे, जिन्होंने सिर्फ ये एक सूत्र कि अगर दो व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा x माइनस वाई बटे में एक्स वाई। जिस छात्र ने यह सूत्र 2 से 3 बार एग्जाम में इस्तेमाल किया होगा, पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे और 1-2 बार उसको रिवाइज किया होगा, उसको इस सूत्र मुंह जबानी याद होगा। वो सीधा इनमें वैल्यूज पुट करेगा और डायरेक्टली दोस्तों इस पहली श्रेणी के छात्र से जल्दी जवाब पर पहुंचेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एग्जाम बार बार नहीं आएंगे, यही आपके मौके हैं जब आप अपने सालों की मेहनत का परिणाम ले सकते हैं। चलिए इसी बात पर अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों आपका अगला सवाल, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए है, माफ कीजिएगा ये छोटी सी लिखने में त्रुटि हुई है, समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी है और हरात्मक माध्य एच है। अब कुछ जो मेरे छात्र होंगे उन्होंने ये शब्द शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके लिए पहले इस विषय को थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। तो जो आपका समांतर मध्य है ए, ये असल में क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन, या जिसे आपकी हिंदी भाषा में समांतर मध्य कहा गया है। दूसरे जो आपका है जी, जिसे ज्यामितीय मध्य कहा गया है, वो होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। याद रखेंगे शब्दों को। तीसरा जो आपका है एच, वो क्या है दोस्तों, तो वो होता है आपका हार्मोनिक मीन, या जो कि हिंदी में हम उसे कहते हैं हरात्मक माध्य। अब दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैथ्स से घबराइए मत दोस्तों। अब ऐसे कुछ सवाल होंगे जो सिर्फ आप मैथ्स के डर से छोड़ के आ जाएंगे, जो कि कुछ नहीं, आपसे सिर्फ एक लाइन में एक सूत्र से सॉल्व हो जाने हैं। सिर्फ आपको सवाल पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं, टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। इससे आसान सवाल कहां मिलेगा दोस्तों। तो
इनके बीच में कुल दो रिलेशन बनाए जा सकते हैं। एक रिलेशन जो कि इस सवाल में पूछा गया था वो था कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो एक रिलेशन तो ये होता है दोस्तों कि ए जो है वो या तो जी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और ये जो जी है ये एच से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब ये बड़ा होगा और बराबर होगा क्यों दोस्तों? ये इसलिए क्योंकि इसमें दोस्तों दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन कहती है कि यदि सभी आंकड़े समान हैं, यदि सभी आंकड़े समान हैं तो ए, जी और एच ये तीनों तो हो जाएंगे बराबर। लेकिन अगर आंकड़े असमान हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों ए जी से बड़ा होगा और जी एच से बड़ा होगा। ये तो दोस्तों हुआ आपका पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो इनके बीच में एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है कि जी स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो जी स्क्वायर बराबर होता है ए और एच के गुणनखंड के। आई होप दोस्तों आप ये दो सूत्रों को भली भांति याद रख पाए। कहीं नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सके आप बार बार इन सूत्रों की जरूरत आपको पड़ती रहे। चलिए दोस्तों इसी बात पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। 1,21,012 को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अब दोस्तों क्या मुझे इसमें आपको किसी सूत्र को बताने की जरूरत है? क्या इसमें कोई ट्रिक लगने वाली है? ये दोस्तों आपका बेसिक 5वीं क्लास 5th क्लास की गणित। सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ ध्यान रखते हुए 12 10 12 इसको सिर्फ 12 से भाग दे दीजिए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी का भी ध्यान दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अंतिम में आपका उत्तर 4 आएगा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आप ये 5th क्लास की गणित एटलीस्ट इस एग्जामिनेशन के लेवल तक आने के बाद इतनी छोटी छोटी गलतियां ना करें। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का, सवाल ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब दोस्तों अगर आप कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ टीचिंग मेथड से इसको सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले तो आप इसमें एक्स लेने लगेंगे। एक्स लेके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक्स के एलसीएम लेंगे। इन सब तरीकों से बचिए दोस्तों। अगर सवाल आपको नहीं घुमा रहा है या नहीं परेशान कर रहा है तो खुद परेशानी में मत पड़िए। सीधा सीधा सवाल को एक लाइन में पढ़िए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब 3/2 है किसके? विक्रय मूल्य के। अब दोस्तों जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं उनको तो पता होगा ही क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है सीपी, जिस पे हमने किसी चीज को खरीदा। और विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? जिस पर हम हानि या लाभ के बाद किसी चीज को बेच देंगे, यानी कि एसपी। अब दोस्तों सवाल बहुत आसान है, कृपया इसे इधर से उधर खुद की परेशानी बढ़ाने के लिए मत घुमाइए।
सवाल कह रहा है कि सीपी बराबर 3/2 एसपी, है कि नहीं दोस्तों। अब इसको सिर्फ एक लाइन आगे बढ़ाइए और एक लाइन में आप इस सवाल को लगभग लगभग खत्म कर चुके होंगे। आप क्या लिखेंगे दोस्तों, सीपी बटे एसपी। आपने क्या किया, एसपी को सिर्फ इस साइड से इस साइड ले आए, तो सीपी बटे एसपी बराबर 3/2। लीजिए दोस्तों, आपका आधा सवाल खत्म। सीपी क्या है दोस्तों, 3, एसपी क्या है दोस्तों, 2। मतलब कि सवाल यह कह रहा है कि आपकी कोई वस्तु थी 3 रुपए की, आपने उसे बेच दिया 2 रुपए में। तो अब खुद सोच के बताइए दोस्तों, अगर 3 रुपए की वस्तु को आप 2 रुपए में बेचेंगे तो आपका हानि होगा या लाभ। आसान सी बात है, आपका हानि होगा। हानि कितने की होगी, हानि कितने की होगी दोस्तों, तो हानि होगी आपकी 1 रुपए की, है कि नहीं। कितने पे, हाँ, अगर मुझे प्रतिशत निकालना है तो मुझे यह भी तो पता होना चाहिए कितने पे। तो मुझे 1 की हानि हो रही है कितने पे, 3 पे। ये तो हुआ दोस्तों आपका हानि। और इसी को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो आप बस इसको 100 से गुणा कर दीजिए। लीजिए दोस्तों, आपका 33/1/3 प्रतिशत, ये हो गया दोस्तों आपका जवाब। मेरे सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है, कृपया खुद से सवालों को मुश्किल न बनाएं। ये पेपर कुछ इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि हर विद्यार्थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। अब आप उसमें बेकार के फॉर्मूले लगाने लगे, उसमें एक्स की वैल्यू लेट करने लगे, तो आप खुद ही अपने पेपर को जटिल बनाते जाएंगे और साथ ही साथ आप अपना आसान सवालों पे भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, मानते हैं जब वैल्यूज दी जाएंगी, जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे सवालों पे जिसमें सीधा 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 आपके सामने आपको चीजें दिख रही हो, कृपया कर ऐसे सवालों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर बढ़े। ये रहा आपका अगला सवाल। फिर से इस सवाल में दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपकी एक तरीके से रफ्तार की टेस्टिंग हो जाएगी। शुरू करें, चलिए। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा कितना दोस्तों। अगर मुझसे कोई वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो मैं तो यही बोलूंगा ना, क्या बोलूंगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, है कि नहीं, मतलब कि 64। चलिए, अब सवाल कहता है कि उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L गुणे B। अब वो कह रहा है कि ये जो 64 है ना दोस्तों, जो कि मेरा वर्ग का क्षेत्रफल था, वो इसके भी बराबर है। चलिए लिख लेते हैं। अब उसने मुझे लंबाई क्वेश्चन में दे दी, तो मैं लंबाई भी लिख देता हूं और चौड़ाई से गुणा कर देता हूं और सामने लिख देता हूं 64। अब दोस्तों, इससे आसान सवाल हो नहीं सकते और इससे आसान तरीके आपको मिलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर बढ़े। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है, वह संख्याएं क्या है। अब देखिए, पहली बार अगर आपने एक साथ पूरा का पूरा सवाल पढ़ा तो सवाल आपको घुमा देगा। लाइन में तोड़ दीजिए, एक बार में एक शर्त लिखते हैं। चलिए पहली शर्त को लिखते हैं। पहली बात तो हो रही है दो संख्याएं, तो हम लोग दो संख्याएं क्या क्या मान लेंगे, हम लोग दो संख्याएं मान लेते हैं। मान लीजिए एक मान लेते हैं x, दूसरी मान लेते हैं y, आराम से। तो
पहली शर्त क्या कहती है कि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज्यादा है। मतलब बड़ी संख्या का 2 गुना, तो ये तो हो गया मेरा बड़ी संख्या, x मेरी बड़ी संख्या है तो उसका 2 गुना। अब क्या दिया है, छोटी संख्या के 5 गुना, मतलब y के 5 गुना से 3 ज्यादा है, मतलब अभी इसमें मुझे 3 और जोड़ना पड़ेगा। लो मैंने जोड़ दिया 3, तो ये तो दोस्तों बन गई मेरी पहली शर्त। अब ऐसे ही दूसरी शर्त बनाते हैं। दूसरी शर्त क्या दिया है कि बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है। तो बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना, इसका योग कितना दिया हुआ है, इसका योग दिया है 71। लीजिए दोस्तों, आपका सवाल तो हो चुका है खत्म। अब इसके बाद अगर आप गलती करते हैं, अगर सवाल को इतने आराम से, इतने संयम से पढ़ने के बाद और ये दोनों शर्तें सही सही लिखने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं, तो दोस्तों अब उसका तो कोई हल मेरे पास तो है नहीं। हाँ, अगर आप बोलें कि अब इसको सॉल्व भी करवाइए, मैं करवा सकता हूं, उसमें मुझे कोई मेहनत नहीं लगेगी। चलिए 2 मिनट लगेंगे, सॉल्यूशन भी साथ के साथ ही कर लेते हैं। देखिए पहले में आपको दिया है 2x, यहां बन रहा है 4x, कैसे बनेगा, दुगना करके बनेगा। तो बस इसको 2 से गुणा कर लीजिए और इसमें पुट कर लीजिए। 2 से गुणा करते हैं, ये बन जाएगा 10y, ये बन जाएगा 15, 15 6 प्लस ये हो गया 3y और ये हो गया 71। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 13y और ये हो गया आपका 65। y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया आपका 5, y का मान आया 5, तो x का मान किसी भी एक समीकरण में डाल लीजिए। चलिए पहले वाले में डाल देते हैं। तो अगर मैं इसको पहले वाले में पुट करता हूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा 2x बराबर 5 इंटू 5 प्लस 3। तो यहां से मेरा x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे x का मान आ जाएगा आपका 25 प्लस 3 28 बाई 2 14। ये दोस्तों आपका सवाल सॉल्यूशन के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि सॉल्यूशन कराने की जरूरत पड़ेगी, आप इतने तो इस तो हो ही गए होंगे एग्जाम के इतने करीब आकर कि आप इस सॉल्यूशन तो आराम से कर लेंगे। मेन क्या शर्त है दोस्तों, ये और ये जो दो चीजें हैं ना दोस्तों, ये जो दो आपकी शर्त है, ये बस आपको सही से बनानी है। और इसका तरीका क्या है, एक बार शांत दिमाग से सवाल को पढ़िए बस। चलिए दोस्तों अगला सवाल शुरू करें। चलिए अगला सवाल है, 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या होगी। अब देखिए ये सवाल न किसी सूत्र के ऊपर बेस्ड है, मानते हैं कि नहीं, ये न किसी सूत्र के ऊपर बेस्ड है, न इसमें कोई ट्रिक है। ये आपका बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है किसकी, अभाज्य संख्या की। अब आई होप आप सबको अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन तो पता ही होगी, सबको पता है अभाज्य संख्या क्या कहलाती है दोस्तों। अभाज्य संख्या ही हमारी अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहलाती हैं, याद है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक 1। अब या तो आप बहुत आराम से बैठिए और 1 से शुरू करके 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते लिखते उसे काउंट कर लीजिए, या मैं तो कहूंगा दोस्तों कि कभी 5 मिनट का समय लगाइएगा और एक बार अपनी उसी सूत्र की कॉपी में कहीं साइड में छोटा छोटा लिख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं। क्या लिखेंगे आप कि 1 से लेके 25 तक, ये कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपका टाइम और आपकी मेहनत बचाने का तरीका है। 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो होती है 9। 25 से 50 तक कितनी है, तो वो होती हैं 6।
और 1 से लेके 100 तक कितनी है दोस्तों? तो वो होती है 25। अब दोस्तों अगर कोई आपसे 75 तक पूछ ले, 60 तक पूछ ले, तो थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेरा वादा है दोस्तों कि ये 2-3 लाइंस आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आपका टाइम जरूर बचाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है दोस्तों, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और क्षेत्रफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा। अब फिर से वही वाली बात है दोस्तों, या तो मैं आपको एकदम बेसिक पे ले चलूं, एक नंबर माने और सब कुछ करते रहें, या एक आसान सी चीज जो आपने ध्यान दी हो। तो ये शायद हम बचपन से जानते हैं दोस्तों कि हम अगर किसी संख्या से किसी बड़ी संख्या को भाग दें, जैसे इस केस में 16,075 को भाग दिया होगा, तो सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि भागफल कितना आया? तो भागफल आया 167, और अंतिम में इसको जब हम सॉल्व करते हुए नीचे गए होंगे तो अंतिम में एक शेषफल भी आया है। सॉरी दोस्तों, वो क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा है, वो असल में शेषफल है। वो कितना है? 43। तो इसका एक बहुत ही आसान सा सूत्र होता है। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये सवाल समझाने की मुझे जरूरत भी है, लेकिन फिर भी वो सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो सूत्र कहता है कि आपका जो भाज्य है, ठीक है, आपका जो भाज्य है मतलब जिसे भाग दिया जा रहा है, वो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो वो बराबर होता है आपके भाजक, जो कि इस सवाल में आपसे पूछा गया है, गुणे किसके? भागफल भागफल और इन दोनों में जब आप शेषफल को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा दोस्तों भाज्य। तो लीजिए, आपके सामने आपका सूत्र है, आपके सामने आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, और आपके सामने टोटल 3 वैल्यूज भी दी हुई है। आपको पता करनी है कौन सी वैल्यू? एक्स, भाजक। अब मुझे लगता है दोस्तों इस सवाल को आगे समझाने की जरूरत है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। तो दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो के आखिरी सवाल पर, और इसे आखिरी में रखने का कुछ स्पेशल मोटिव भी था। मैं चाहता था कि एक सवाल ऐसा रखा जाए जिसमें थोड़ी सी आपकी थ्योरी भी टेस्ट हो जाए, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस भी टेस्ट हो जाए, और थोड़ी सी आपकी हायर लेवल की नॉलेज भी टेस्ट हो जाए। एक दो सवाल आपके एग्जाम में जरूर ऐसे होंगे दोस्तों, जो आपको ऐसे दिए जाएंगे आपको थोड़ी देर तक फंसाए रखने के लिए। उनसे बचने का यही तरीका है दोस्तों। पता है, अच्छी बात है, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल के साथ जूझिए मत। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा है बाकियों को भी नहीं आ रहा होगा। चलिए दोस्तों सवाल को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि 10 की पावर 3x बराबर है 125 के। मैं यहां पे साइड में इसको लिख देता हूं, 10 की पावर 3x किसके बराबर है? ये बराबर है 125 के। तो 10 की पावर -2x का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, लाइन बाय लाइन इसको समझते चलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इस 125 को थोड़ा सा तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, हाँ कि ना? अब दोनों तरफ को ध्यान से देखिए दोस्तों। एक तरफ है आपका 10 की पावर 3x, और दूसरी तरफ है आपका 5 की पावर
3। अब जो घातांक होते हैं दोस्तों, जो ये घातांक होते हैं इनका कुछ नियम होते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों, अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता है सवाल के साथ जूझिए मत। कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो हर किसी को हर समय याद नहीं रहेंगे। आइए उन सूत्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सूत्र क्या कहते हैं दोस्तों कि अगर आप a की पावर m और n लिखते हैं तो इसी को आप a की पावर m और इस पूरे को ब्रैकेट में लेके n को बाहर भी रख सकते हैं। चलिए इसको अपने इस वाली लाइन पर अप्लाई करके देखते हैं, कुछ कॉमन निकल जाए शायद। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, इसमें हमें दिख रहा है कि हम 10 की पावर x को एक ब्रैकेट में रख के 3 को बाहर रख सकते हैं, और यहां क्या होगा दोस्तों 5 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों एक डायरेक्ट कंपैरिजन आपको दिखने लगा होगा। ये नियम असल में इसीलिए था दोस्तों ताकि ये डायरेक्ट कंपैरिजन आपको दिखना शुरू हो जाए। देखिए 10 की पावर x की पावर 3 और यहां 5 की पावर 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि ये जो मेरा 10 की पावर x है ये मेरा 5 के बराबर है, हाँ कि ना, हाँ कि ना दोस्तों। चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा मैं बाकी चीजों को हटाऊंगा ताकि आपको चीजें थोड़ी सी मैं क्लैरिटी के साथ समझा सकूं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो था कि 10 की पावर x बराबर 5, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब सवाल में लिखा है 10 की पावर -2x। अब देखिए फिर वही वाली बात है, फिर से हमें थोड़ा सा अपने ही दिए गए सवाल को थोड़ा सा घुमाना होगा। तो हम 10 की पावर -2x को कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम इसे लिखेंगे 10 की पावर x, वही नियम है दोस्तों जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और उसकी पावर -2। अब देखिए सवाल में आपको थोड़ी देर पहले मिल गया था कि 10 की पावर x क्या है दोस्तों, तो 10 की पावर x है 5। बस यहां के बाद तो मेरे ख्याल से सवाल आपको दिखता है सीधा सीधा होते हुए, तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर -2। और ये तो सबको पता ही होगा दोस्तों कि ऋणात्मक घातांक जब होते हैं, अर्थात अगर कोई नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसे हम 1/में लिख सकते हैं, हाँ कि ना दोस्तों। तो बस इसके हिसाब से ये 5 की पावर -2 क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 5 की पावर -2 बन जाएगा 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। अब दोस्तों हो सकता है ऑप्शन में आपको ये मिले, हो सकता है ऑप्शन में आपको 1/25 मिले, हो सकता है वो उसे सॉल्व करके दशमलव तक भी ले गया हो। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहां तक भी आ रहे हैं मतलब आपके पास आपके थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और सूत्रों की नॉलेज तीनों की तीनों है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 यूपी टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे सवाल पसंद आए हो, समझ आए हो, और इनमें दिए गए सूत्र आपने कहीं ना कहीं एक जगह अपने पास लिख के संचित किए हो। दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पेपर में मैथ आपके मेकिंग और ब्रेकिंग का काम कर सकता है दोस्तों। मैथ्स आपको वो नंबर ला के देगा जो शायद आपकी कट ऑफ तो क्लियर करा ही दे, आपको शायद आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी मदद कर रहा होगा। दोस्तों मैथ्स को हल्के में मत लीजिए। अगली कुछ वीडियोस में भी दोस्तों हम ऐसे ही अलग अलग PYQs, अलग अलग ईयर्स के PYQs और कुछ खुद से बनाए हुए PYQs भी आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आपकी ग्रिप मैथ्स के ऊपर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगली बार आप मैथ्स को देख के डरे नहीं, उसे डराएं। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।